हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम हो गया होगा कि लेखपाल की जो भर्ती है वो जल्द ही नोटिफिकेशन उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। और इसके चलते इसमें जो इसका जो सिलेबस है वो उसमें 25 क्वेश्चंस जो है वो हिंदी और 25 क्वेश्चन इसमें मैथ के हैं और 25-25 क्वेश्चन जीके जीएस और ये ग्राम ग्राम वाले जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे इसमें। ग्रामीण परिवेश वाला जो एक टॉपिक है इसमें उस सब्जेक्ट है उससे जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि हिंदी का जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो उत्तर प्रदेश सम्मिलित लोअर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है, यानी उसका है 2015 में ये हुआ था। लोअर सामान्य हिंदी का है। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। इसमें पूछा गया है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछने का अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना या विपरीत काम करना या काम निकलने के बाद सोचना या फिर आराम से विचार करना। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनते इन सभी ऑप्शंस के, तो ये आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? काम निकलने के बाद सोचना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन है, देखिए वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण जो है वो बताइए। ऑप्शन ए 2 है या 3 है या 6 है या फिर 8 है। तो बताइए वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण बिल्कुल सही राइट है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। अर्थ के आधार पर होता है, एक होता है अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया गया है? इसमें 8 प्रकार से किया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 8 प्रकार से है। और रचना के आधार पर कितने हैं? रचना के आधार पर 3 है। देखते हैं आगे, इसमें एक्सप्लेनेशन में है, इसमें रखा गया आप लोगों के लिए बहुत ही। देखिए ये जो बताया है ना, इसमें बताया है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक अर्थ के आधार पर होता है, दूसरा रचना के आधार पर होता है। ये हमने ऊपर अभी बताया था। तो इसके लेकिन प्रकार कौन कौन से होते हैं? जो अर्थ के आधार पर जो वाक्यों का जो वर्गीकरण है उनके उनके अनुसार। हाँ, तो देखिए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? विधानवाचक होते हैं, निषेधवाचक होते हैं, आज्ञावाचक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, इच्छावाचक होते हैं, संयोग संदेहवाचक होते हैं और विस्मयवाचक होते हैं और संकेतवाचक होते हैं। और रचना के आधार पर कितने अभी बताए थे हमने? रचना के आधार पर टोटल 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? देखिए ये मैं हटाए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये देखिए सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। जो इसका भाव है आई वॉज ओवर्ड जॉय का मतलब कौन सा? मैं आलसी हूँ, नहीं मैं उल्लासित हूँ, ये तो नहीं होगा। मैं खुशी से ऊपर हूँ, और ये तो होगा नहीं, ठीक है। और मेरी खुशी ज़्यादा थी, ये भी नहीं होगा। ये आप लोगों ने एक बहुत ही सुना होगा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं आगे। 4th नंबर वाला जो हमारे पास में क्वेश्चन है, 4th नंबर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अगर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये हर परीक्षा में, एक ना दो परीक्षा में ये पूछा ही जाता है हर बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। देखते हैं पावन पावन का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें पहले बात तो मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, इसमें कौन सी है संधि? इसमें कौन सी है? इसमें संधि आयादी संधि है। आयादी संधि है। कौन सी संधि है इसमें? आयादी स्वर संधि है। आयादी स्वर संधि है इसमें। तो अब बता सही है इसमें कौन सा होगा? इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, पॉ प्लस अन होगा। ये याद रखना है। इसमें ये कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें याद रखना कि देखिए इसमें याद रखना कि देखिए पा और वन है, इसमें कौन सी मात्रा है? इसमें आप ओ की मात्रा याद रख सकते हैं। ओ की मात्रा, इसमें पा में ओ की मात्रा लग जाएगा। और सिर्फ एक पवन होता है, पवन भी आता है एक। ये पा और वन है, और एक सिर्फ पवन वाला लिखा होता है ना, ये दोनों।
तो आप, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसमें क्या याद रखना है और क्या नहीं। डब बड़ा का डंडा पा में लगाओ तो सीधे इसमें पौ, ये पौ और अन कर देना, यही राइट आंसर। आई होप बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए दिया हुआ है इसमें, ये तो देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर वाला हमारे पास में। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन से चुनिए, देखिए देखिए गंगा जल होगा या फिर बेबुनियाद होगा या बड़ा सा होगा या चौपाया होगा। तो देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि वो छोटा सा है, वो बड़ा सा है। तो देखिए ये बड़ा सा बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन हमारे पास में। क्यों होगा, क्योंकि देखिए योजक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे योजक चिन्ह कौन कौन से, देखो योजक चिन्ह कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए योजक चिन्ह जैसे कहा गया है कि तुम सा, है ना, तुम सा, राम जैसा, बोलते हैं ना राम जैसा, अशोक जैसा, है ना। वैसे ही बड़ा सा, छोटा सा, बौना सा, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया देखिए कौन कौन सी होती हैं, पहले तो ये बता देता हूँ, इसमें शायद आप हिंट। अकर्मक क्रिया जैसे क्रिया के जो व्यापार होता है, व्यापार क्रिया के व्यापार का फल जो होता है वो कर्ता पर पड़ता है। मतलब कोई भी क्रिया कर रहा हूँ, अगर मैं अभी कोई भी काम मैंने कुछ भी लिखा, तो ये काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना, है ना। तो इसका फल किसे, मुझे ही मिल रहा है। मतलब ये जो मैं करता कौन है यहाँ पे, मैं हूँ। तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका जो काम है वो उसका फल जो है मुझे ही मिल रहा है। तो ये हो जाएगा कि व्यापार का जो कर्ता जो कार्य करता है उसको कर्ता को ही फल मिलता है। तथा इसमें जो है वो कौन सी क्रिया हो जाती है, सकर्मक क्रिया होती है। और जैसे जिसमें जो कर्ता का जो व्यापार जो उसका काम होता है वो उस पर नहीं पड़ता है, बजाय किसी दूसरे पर पड़ता है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। तो देखिए पानी, जैसे इसमें लिखा हुआ है पानी बरस रहा है और मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है। तो कौन सा इसमें अकर्मक क्रिया का कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया पानी बरस रहा है। इसमें कर्ता का जो काम है वो कर्ता पे थोड़ी पड़ रहा है ना। अब जैसे ये लिखा हुआ है मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, मैं ही जा रहा हूँ ना काम करवाने के लिए। श्याम निबंध लिखता है, कौन लिख रहा है, श्याम लिख रहा है, और श्याम ही तो लिख रहा है ना खुद से। किसके लिए लिख रहा है, खुद के लिए तो लिख रहा है ये निबंध। राम मोहन को रुला रहा है, तो राम किसको रुला रहा है, राम मोहन को रुला रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, पानी बरस रहा है। वैसे इस दोनों में मुझे कुछ डाउट लग रहा है क्योंकि ए वाला ऑप्शन है और डी वाला ऑप्शन, ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग वैसे दोनों सही हो सकते हैं। बाकी आप लोग ऑप्शन में बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा राइट होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसमें कौन सा सर्वनाम है, उत्तम सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष वाले कौन से होते हैं, मुझे होता है लिखा हुआ है, ठीक। मुझे और कौन सा होता है, मेरा होता है, और कौन सा होता है, मुझसे होता है ना। मुझसे, मुझको, चलो बन जाएगा मुझको। ये सब जो होते हैं वो कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। और मध्यम पुरुष भी होते हैं और अन्य पुरुष, ये कौन से पुरुष होते हैं भैया, देखते हैं। ये जो पुरुष होते हैं उत्तम पुरुष तो मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, मुझे, मेरा, मुझसे, ठीक है, मुझको, ये सब अन्य आता। जो मुझे जो है वो उत्तम तो है, उत्तम सर्वनाम में आता है, ठीक है। और मैं, हम, परंतु सर्वनाम में जो कारकों की जो विभक्ति लगने से रूप में जो विकृति आ जाती है। अब ये देखिए मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम और बाकी कौन है, अन्य हो जाएंगे ना।
तो मैं हूँ उत्तम, जो मैं, मुझे, जो मुझको, मुझको बताया ना। अब मध्यम कौन, तुम, तुमको, तुझसे, ये सब आ जाते हैं इसमें। अन्य पुरुष में कोई भी अन्य, मतलब हमारे, तुम्हारे, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं कौन हो जाऊँगा, उत्तम पुरुष हो जाऊँगा। आप जो सुन रहे हो वो आप कौन हो जाओगे, मध्यम पुरुष हो जाओगे। अन्य, अगर आप किसी और को बताएंगे तो वो कौन हो जाएगा, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए लालटेन, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसमें आजकल ट्रेंड में है। तो देखिए लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। लालटेन तो तत्सम और तद्भव तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब ये बचे कौन से, देशज और विदेशज। देशज शब्द की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी बोलने लगते हैं देशज शब्द में। तो ये विदेशज शब्द हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाइए तो बहुत ही आसानी से आंसर टिक लगाने में आसानी रहेगी, है ना। और एलिमिनेट कब करना, जब आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता होगा, तभी तो एलिमिनेट कर पाओगे ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सोच लिया कि तत्सम और तद्भव नहीं होगा, क्योंकि ये संस्कृत और ये दोनों, संस्कृत और हिंदी से दोनों से रिलेटेड है। संस्कृत का है ना तत्सम शब्द, और से हिंदी से। और देशज शब्द वो होते हैं जो क्या नाम, जो जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है, कहाँ से उत्पत्त हो जाते हैं। जैसे हम लोग लोटा को लुटिया भी बोलने लगते हैं, है ना। ऐसे ही शब्द देशज वाले। और तो ये विदेशज शब्द राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और कौन से विदेशज शब्द और भी जैसे विदेशज शब्द कौन से हैं। देखिए लालटेन तो हो गया एक, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें कौन सा पूछता है, बोतल, बोतल, है ना, बोतल होता है, बोतल है। और कौन सा है, लिखे दे रहा हूँ मैं सहीं पे, तारपीन, ठीक है, तारपीन होता है। और कौन सा है, आदमी, आदमी। और कौन सा, तोप, तोप। और कौन, अमीर, अमीर। और कौन है, अमीर और टिन, अमीर और टिन। ये नोटिन, नोटिस, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये कौन से हैं, विदेशी शब्द हैं। चलिए देखते हैं आगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। मतलब इसमें कौन सी संधि है यशोदा में, यशोदा में प्रयुक्त कौन सी संधि है, स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। अब डी ऑप्शन हमारे पास में नहीं है, मतलब व्यंजन संधि होगी या विसर्ग संधि होगी या फिर स्वर संधि होगी। अब यशोदा का पहले बात तो आप लोग विच्छेद करिए इसका, इसको तोड़िए शब्द को। तो यशोदा में क्या बनता है, य शो, यशो मत कर दीजिएगा, य और कौन सा बनेगा, शा, ये वाले यशो, यशो। और कौन सा बन जाएगा, यशो दा। तो ये किसमें भैया लगता है, विसर्ग संधि। स्वर संधि में तो ये और ना ही व्यंजन संधि में आते हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसमें देखिए कुर्सी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में कुर्सी शब्द किसका कारक है। तो बताइए आप लोग इसका कुर्सी का कारक क्या है। इसमें कुर्सी कारक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने करण को अधिकरण में पर, इस टाइप से, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, ये तो रट गया होगा बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अधिकरण में पर, अधिकरण हो जाएगा ना, अधिकरण। आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए दिया है इसमें संज्ञा के जिस रूप, देखिए संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, में, पर, भीतर, ये सब चिन्हों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं, किसको, अधिकरण वाले चिन्हों को। अधिकरण जैसे कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो ये कैसे हैं, अधिकरण हो जाते हैं, अधिकरण, अधिकरण कारक हैं। तो देखिए अब 12वां नंबर वाला कौन सा है ऑप्शन हमारे पास में, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें बहुव्रीहि समास, हाँ तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है बताइए, बहुव्रीहि समास
का उदाहरण कौन सा है उदाहरण? तो बताइए इसमें। पंचवटी तो ये तो गिनती वाला होता है, ये तो होगा नहीं पंचवटी। करोड़पति बहुव्रीहि समास नहीं। चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसे होगा? देखिए चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज इस समास में ना पहली बात तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो क्या होता है, प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे को इंगित करते हैं। जैसे इसमें चतुर्भुज कहा गया, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, चार भुजाएं अर्थात कौन हो जाएंगे? विष्णु, विष्णु हो जाएंगे। विष्णु अर्थात विष्णु की बात कर रहा है, किसी तीसरे को और इंगित कर रहा है ना, तो तीसरे को और इंगित करता है, उसे क्या है? ये चतुर्भुज। ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए देखते हैं आगे। तिलक किस प्रकार का शब्द है? अब ये बताइए तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है वो बताइए संकर शब्द है? नहीं। देशज शब्द भी नहीं है, ना ही संकर शब्द है। अब बताइए तत्सम और तद्भव में, अब बताइए इसमें तत्सम शब्द है कि तद्भव है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। जी हाँ, बिल्कुल तत्सम शब्द बिल्कुल राइट है। तत्सम शब्द है तिलक। संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तिलक को तो हम तिलक ही बोलते हैं ना, उसका कोई और तो हम लोग तद्भव नहीं बनाते हैं। तिलक को तिलक ही रहते। तिलक का हम तिलकेश तो कर नहीं देते हैं ना, कभी तिलकेश तो बोलते नहीं हैं। तो तिलक जो है वो जो का त्यों संस्कृत से उठा के हम लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं। बहुत सारे और भी शब्द हैं जैसे हम लोग बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग करते हैं। अग्नि, अग्नि होता है ना, अग्नि, अग्नि शब्द बोलते हैं। सूर्य बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। माता पिता, ये सब कैसे शब्द हो जाते हैं? तत्सम शब्द हैं। चलिए देखते हैं आगे। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा नहीं, अंडे का शाहजहाँ। अंडे का शाहजहाँ का अर्थ कमज़ोर व्यक्ति या फिर चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। देखते हैं 15th क्वेश्चन हमारे पास में। देखिए प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है थोड़ा डिफ़िकल्ट है बोलना, तो समझ सकते हैं आप लोग। हिंदी में कोई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो खुद हड़बड़ा, मतलब जो तुतला भी नहीं होता वो भी तुतलाने लगता है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। प्रत्युत्पत्ति, देखिए फिर से हो रहा है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो उत्तर ना देने की क्षमता, और जो फिर से उत्पन्न हुआ हो और जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों। या ऑप्शन डी है हमारे पास में, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इससे कुछ हमें लग रहा है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो जो तत्काल सोच कर उत्तर दे सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, ये पूरा इसीलिए मैंने रख लिया क्योंकि इस पर वैसे तो पूरा आ नहीं पाता ना, लिख पाता मैं। तो चलिए देखिए, हड़ौती, हड़ौती बोली। पहली बात तो देखिए ये तो साथ में ही लिखा हुआ है। हड़ौती बोली कौन सी हो जाती है? पूर्वी राजस्थान, राजस्थान की है। ठीक, तो राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दर्शक जो है वो 1987 से 1988 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने आधुनिक भारतीय भाषा विशेष कोश यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 2 खंडों में प्रकाशित किया था। ठीक है, यह भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार उन्हें राजस्थानी भाषा की 4 उपशाखाएं बताईं। मतलब राजस्थानी की 4 कौन सी हैं? देखिए 4 उपभाषाएं कौन सी हैं? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो इसको देखिए किस प्रकार से समझा जा सकता है और भी आसानी से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो देखिए आप तो ऐसे एक बना लीजिए। ठीक,
तो अब इस जो जो जहाँ पर है वैसे वैसे इनको रख दिया, बहुत ही आसानी से आपको याद है। जैसे ये उत्तरी में कौन सी लिखी हुई है, मेवाती, अहिरवटी, ठीक, अहिरवाटी। और दक्षिण में कौन सी लिखी हुई है, मालवी, निमांडी, ठीक। तो ये सब हो जाती हैं। तो ऐसे ये है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी और बांगड़ी और शेखावाटी। पूर्वी राजस्थान में ढूंढरी, हड़ौती यानी कि हड़ौती जो कि जयपुरी। उत्तरी राजस्थान में मेवाती, अहिरवाटी और दक्षिण राजस्थान में मालवी और निमाड़ी। चलिए देखते हैं आगे। प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास, जी हाँ, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, मंगल सूत्र है। तो इसको याद कर लीजिए, मंगल सूत्र है। और इनके अन्य अन्य भी कौन से हैं, अन्य अन्य अधूरे उपन्यास हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार हैं। देखिए अन्य उपन्यास कौन से हैं, सेवा सदन है, प्रेम श्रेय है और रंगभूमि है, कंकाल है और निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और भी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनकी, उपन्यास हैं। तो देखते हैं आगे। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए देखते हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले, क्वेश्चन कर रहा है ना, पूछ रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये विराम चिन्ह का तो कुछ बनता ही नहीं है यहाँ पे। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये भी गलत होगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क कर रहा है, तो ये डी वाला तो बिल्कुल राइट ही हो जाएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मतलब खुद ही उसको क्लियर नहीं है, वो क्वेश्चन कर रहा है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछा तुम शायद कहाँ के रहने वाले हो, लखनऊ के रहने वाले हो, तुम शायद शब्द जोड़ दिया ना, उसे खुद ही कंफर्म नहीं है, तो वो क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है तुमसे। तो यही इसमें बताने की कोशिश है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। अघोष वर्ण कौन से हैं, तो देखिए अघोष वर्ण कौन से, आ है, जा है, या हा है, या शा है। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, चलिए देखिए अघोष वर्ण कौन से होते हैं। मतलब ये अघोष वर्ण होते हैं जिनकी ध्वनियों के उच्चारण में ना स्वर तंत्रिकाएँ, कौन सी तंत्रिकाएँ, स्वर तंत्रिकाएँ, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं उत्पन्न होता है, वैसे होते हैं अघोष वर्ण। तो ये अघोष वर्ण कौन कौन से उत्पन्न नहीं होता है, वो जो होते हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से अघोष वर्ण हो गए हमारे पास में, अघोष वर्ण हमारे पास में हैं, हाँ देखिए अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, देखिए शा होता है, ठीक, का होता है, और कौन सा, खा होता है, और चा होता है। अघोष वर्ण कौन कौन से, शा, का, खा, चा, और कौन सा है तुम्हारे पास में, हाँ छा भी होता है, ठीक है, छा, और टा, ता, और कौन से होते हैं, था होता है, और था, टा हो गया ना हमारे पास, हाँ टा हो गया, ता भी हो गया, ठीक है, और था, शा होता है, हाँ शा बिल्कुल होता है, शा। तो शा और शा, एक कौन सा होता है, शा, ये वाला ये सभी कौन से क्या है हमारे पास में, ये सब अघोष वर्ण हैं, अघोष वर्ण। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में, देखिए एक कौन सा है, जा नहीं है हमारे पास में, सा भी नहीं है हमारे पास में, तो इसमें कौन सा होता है ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, शा, हाँ सा नहीं लिखा है क्या मैंने, इसमें सा नहीं लिखा है क्या, हाँ लिखा तो है, पहले नंबर पे लिखा है, तो सा हो जाएगा। शा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सा, अघोष वर्ण कौन से, सा। तो आगे देखते हैं, क्या देखिए लिखे हुए हैं सभी। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए एक ही समय में वर्तमान आजीवन होगा, या शाश्वत होगा, या फिर समसमायिकी हो गया, समय अनुकूल होगा। तो समसमायिकी आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो ना, करंट अफेयर, ठीक, करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसी को ही बोलते हैं समसमायिकी। ये एक पुस्तक भी आती है ना समसमायिकी की, तो यही है एक ही समय में वर्तमान, समसमायिकी। चलिए आगे देखते हैं। पार्थिव क्या है, पार्थिव यहाँ पे ये एक वचन दिया गया, उसका शब्द पूछ रहा है कि शब्द में क्या होगा पार्थिव। अगर मैं हिंट दूँ आप लोगों को तो पकड़ कैच कर लेना कि देखिए हिंट क्या है कि पार्थिव, आप लोग कहाँ पे रहते हो, किस जगह पे रहते हो, या फिर आप लोग किस ग्रह पर रह रहे हो। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया होगा, जिसका संबंध मनुष्य है, बिल्कुल नहीं,
जिसका संबंध प्रथा से है बिल्कुल नहीं, जिसका संबंध ईश्वर से है नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। मतलब हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी से। जिसका संबंध किससे है, पृथ्वी से है। मतलब हम सभी का संबंध किससे, पृथ्वी से है। तो इसका यही होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 22 वाला है हमारे पास में, क्या है, उद्दत का विलोम शब्द। देखिए उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा, सख्य होगा या फिर शख्य होगा या फिर विनीत होगा या फिर उत्तम होगा या कोमल होगा। तो बताइए, इसका जो है वो उद्दत का होता है विनीत। उद्दत का क्या होता है, विलोम विनीत होता है। और देखिए उत्तम का जो विलोम क्या होता है, उत्तम का विलोम ये भी जानना ज़रूरी है। उत्तम जो है वो क्या होता है, इसका आधम, आधम होता है, आधम। उत्तम का होता है आधम। और कोमल का तो कठोर होता है। और कौन सा बचा है इसमें हमारे पास, शक है। ठीक है, शक है का कुछ क्लियर नहीं है हमें। तो इसका अगर किसी को कुछ पता हो इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास में क्या है, घर का पर्यायवाची शब्द। ये घर के पर्यायवाची अन्य हम लोग देखते हैं उसी में ही ऐड हो जाएगा। 23 वाला हमारे पास में देखिए क्या है, घर का पर्यायवाची पहली बात तो क्या हो जाएगा, गे शब्द हो जाएगा। ठीक है, इला नहीं होता है, विहार नहीं, आश्रम नहीं, विहार नहीं। तो गे जो हमारे पास में घर का पर्यायवाची होता है। और कौन से घर के पर्यायवाची है, इसके अन्य जो पर्यायवाची कौन से होते हैं, घर हो गया, सदन हो गया, ठीक, सदन होता है, भवन होता है, ठीक, भवन होता है। और कौन सा आता है, मंदिर बोलते हैं, घर एक मंदिर, है ना, सुना है ना, घर एक मंदिर। और कौन सा होता है, धाम, धाम होता है, निकेतन, निकेतन बोलते हैं, निकेतन भवन, है ना, बल्कि सिर्फ निकेतन। ठीक है, और कौन सा, आगर, आमर नहीं, आगर, सॉरी, आ और गर, आगर। और कौन सा, नीलय, गेह, गेह जो हमारे ऑप्शन में है, गेह। और शाला, शाला मतलब देखिए साला, वो साला नहीं, शाला, ये वाला शा और ला, ठीक है, शाला, ये वाला शाला है। और कौन सा होता है, ओक, मकान, ये सब क्या है, घर के पर्यायवाची हैं। तो चलिए आई होप आप लोगों ने नोट किए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। विपरीतार्थक शब्द चुनिए, किसका, शोषक का। शोषक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, शोषक का पोषक हो जाएगा, इट्स सिंपल। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए कहावत शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय। कहावत देखिए ये नीचे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। कहावत शब्द, हाँ देखिए, वे शब्द जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बना देते हैं, यानी कि प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कहा और उसमें आवत जोड़ दिया तो क्या हो गया, कहावत। ठीक है, वैसे महा और आवत जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, जोड़कर महावत हो जाएगा। ठीक है, ये अब अर्थपूर्ण शब्द कहलाते हैं। ऐसे अगर कोई बोलेगा महा, कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं, उसमें आवत जोड़ दिया तो निकल आया ना, महावत। अब किसी ने बोल दिया बच, कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर इसमें वो बचपन, तो ये हो जाएगा ना, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा बचपन, है ना। तो यही है, प्रत्यय जो है वो तो पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं। और तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें क्या जुड़ जाएगा, आवत शब्द जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए हमारे कितने इसके आगे नहीं है। तो ये हमारे 25 MCQs हिंदी के कंप्लीट होते हैं। हिंदी के MCQs कंप्लीट होते हैं 25। तो आप लोग बने रहिएगा। ये आज कौन सा सेट है हमारे पास है, सेट जो है हमारे पास में ये कौन सा है सेट, ये प्रथम सेट, पहला सेट पेपर है और 25 क्वेश्चन इसमें कराएं। तो लगभग मैं 10 से 15 सेट पेपर कराऊंगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अगर मैंने 10 सेट पेपर कराए तो कितने हो गए, 250 क्वेश्चन इधर हो गए और 125, मतलब ये 15 सेट के। अगर 15 सेट कराता हूँ तो कितने हो गए क्वेश्चंस, 375 क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे पास में। तो 375 में प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में। तो अगर ग्रामीण परिवेश जो लेखपाल में जो एक अलग से सब्जेक्ट है यूपी जी के, तो इस तरह की वीडियोस अगर बनाएं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा।
ठीक है। तो इस पे उसके उसके भी लेसन्स, उसके भी जो वीडियोस हैं चैप्टर वाइज में, चैप्टर वाइज क्या, ये प्रैक्टिस सीधे सीधे करिए, चैप्टर वाइज आप लोग घर पे पढ़िए, इट्स सो सिंपल, है ना। तो सीधे सीधे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, घर पे पढ़िए, प्रैक्टिस यहाँ करिए, ठीक है। तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब चैनल को कर देना और घंटा ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।